Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I have been teaching subjects like mathematical methods, statistical methods and econometrics here at Prime Academy since 1996. And today I am recording this lecture for the introduction of the subject Introductory Econometrics, which is being studied in semester 4 of Economics Honors here in Delhi University. So I welcome you all from the side of Prime Academy in धीरज सूरी क्लासेस. तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, ये सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ. देखिए पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं. बहुत पहले ये सब्जेक्ट मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता था, अंडर ग्रेड लेवल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था. ये सिर्फ मास्टर्स लेवल की टीचिंग में था. शायद 2006-7 में इसको मुझे ठीक से अगर याद है तो इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड ईयर में एज एन ऑप्शनल पेपर. और जब सेमेस्टर सिस्टम आया 2011 में तो उसके बाद से इसको थर्ड ईयर में कंपलसरी पेपर बना दिया गया. और उसके बाद ये कई बार अपनी जगह स्विच कर चुका है. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 कई जगह इसको स्विच किया जा चुका है, शिफ्ट किया जा चुका है. अभी एट प्रेजेंट ये बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 में. ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या. एक नया सब्जेक्ट है, इसके लिए हमको मैथमेटिक्स की भी नॉलेज चाहिए. इसके लिए क्योंकि हमको बहुत जगह डेरिवेशंस करनी है, कैलकुलस यूज होगा. इसके लिए हमको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं. जो भी हम डिसीजन करेंगे किसी इकोनॉमिक मॉडल का, उसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज करेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स का यूज करेंगे. तो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है. इसके लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आनी चाहिए क्योंकि उनके जो मॉडल्स हैं उनको ही यहाँ पे हम लोग डेवलप करने वाले हैं और डेवलप करके उनको टेस्ट करने वाले हैं. जितने भी आप मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं या पढ़ के आए हैं अब तक, जैसे अगर मैं कुछ मॉडल्स का नाम लूंगा, आपने किनेशियन कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है, आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी है, आपने फिलिप्स कर्व पढ़ी है, आपने ओकुन्स लॉ पढ़ा है. अगर मैक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें, आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा है, आपने सप्लाई फंक्शन पढ़ा है और बहुत सारे. ये बेसिक बेसिक मैंने नाम लिए सिर्फ, जो लगभग सबने पढ़े होते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया. लगभग सबने पढ़े हैं, बहुत अदरवाइज मैंने नाम नहीं लिए. कोई भी आपने जो इकोनॉमिक मॉडल पढ़ा है उसका डेवलपमेंट और उसकी वैलिडिटी, क्या वो वैलिड रिजल्ट देता है या नहीं, वो हम यहाँ इकोनोमेट्रिक्स में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमको डेटा चाहिए होता है. उस डेटा के ऊपर बेस करके हम एक मॉडल डेवलप करते हैं. उसके बाद उस मॉडल को हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या ये मॉडल वैलिड रिजल्ट्स देता भी है या नहीं देता है. ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई. अब आज की इस क्लास में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, मैं यहां पर आपके साथ दो तीन बातें डिस्कस करूंगा. देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है डीयू का इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स का. हम डिस्कस करेंगे रीडिंग्स क्या हमने पढ़नी है, कौन सी बुक्स को हमने रेफर करना है, और हम डिस्कस करेंगे कि हम प्राइम एकेडमी में आपको क्या ऑफर करने वाले हैं. और जैसा मैं अक्सर करता हूं, पहले हम अपनी बात करते हैं, हम क्या ऑफर करने वाले हैं, फिर रीडिंग्स की बात करेंगे और उसके बाद हम सिलेबस, क्योंकि सिलेबस का एक इन डेप्थ एनालिसिस करना है, इसलिए सिलेबस को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो चलिए जी, पहले हम लोग आपको क्या ऑफर करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग ऑफर करते हैं बेटे फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स. जितने भी टॉपिक्स हमने इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ने हैं उनका डिटेल्ड वीडियो कोर्स हमने डेवलप किया है. हर एक टॉपिक को हमने स्क्रैच से रिकॉर्ड किया है. ठीक है. उसके पहले बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है, उसके बाद उसके ऊपर एक लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हमने यहां पर सॉल्व किया है लेक्चर्स के अंदर. अभी क्या हो गया, आजकल के समय में सॉफ्टवेयर्स का यूज बढ़ गया है. हम अब ऐसे तो पहले भी करते हैं, लेकिन पहले थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट और आता है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स इसके बाद. तो पहले उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते थे. अब इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में भी सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ गया है. तो अभी के स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको मिलेंगे, इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे. एक्सेल के अंदर हम लोग अपने जो मॉडल्स हैं उनका डेटा को पहले फीड करते हैं, उसके बाद हमने वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं इसके. आपको एक्सेल के अंदर कैसे हम डेटा फीड करके उसका रिजल्ट तुरंत मालूम कर सकते हैं,
अदरवाइज कैलकुलेशन भी हम सिखाते हैं, मैनुअली कैलकुलेशन सिखाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पे आपको मैनुअली कैलकुलेशन करना सीखना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर का फायदा ये है कि जब आपने मैनुअली कैलकुलेशन कर लिया और आपको एक्सेल में मालूम हो जाए कि कैसे रिजल्ट आता है, तो आपने जो रिजल्ट निकाला आप तुरंत उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आ रहा है कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की। तो उससे क्या होगा, एकदम से आपको अपने सॉल्यूशन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही। और इसी के साथ साथ आप सीख जाएंगे सॉफ्टवेयर यूज करना जो आगे जाके इकोनोमेट्रिक्स की फर्दर स्टडीज में आपके काम आने ही वाला है एनी हाउ, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे, साथ साथ आपको एक्सेल के अंदर उस मॉडल को कैसे हम लोग यूज करते हैं वो भी एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। साथ में हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। हर चैप्टर के हमने नोट्स डेवलप किए हैं। अब इन नोट्स में क्या है, इन नोट्स में ये है कि टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं ताकि आपको बार बार से लिखना ना पड़े। प्लस आपको इसमें लार्ज क्वेश्चन बैंक मिलता है। और क्वेश्चन बैंक कौन सा है ये, जैसे मैंने बताया मैं 96 से पढ़ा रहा हूँ, तो इतने ईयर्स में डीयू ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, या अदरवाइज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सब्जेक्ट ये पढ़ाया जाता है, या पहले जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्ट मास्टर लेवल पे पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का एक कलेक्शन है और उन कलेक्शन को हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है, जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एक रीजनेबल, एक बहुत ही रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है कि हाँ अब कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए एग्जामिनेशन जो होता है उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता भी है और होना भी चाहिए, और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसलिए रहता है ताकि हम एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट कर सके। वहां पे हमें कंसेप्ट का टेस्ट करना होता है कि आपको कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो वीडियो लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं डिटेल में, तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तो अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं ताकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड हो जाता है। और जिस मैंने कहा हम एक्सेल के जो आपको वीडियोस दे रहे हैं उसका पर्पस भी यही है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं एक मॉडल, एक डेटा से मॉडल डेवलप करके जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ हम लोग अब, क्योंकि जब आप वीडियो से पढ़ते हैं तो बच्चों को बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आता है कि सर मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे डाउट आ गया तो क्या होगा, मुझे कोई बात समझ नहीं आई तो क्या होगा। तो उसके लिए सर मैं अवेलेबल हूँ। कैसे अवेलेबल हूँ, उसके बहुत सारे मीडियम है। एक मीडियम है ये ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम। वेबसाइट पे आपके अकाउंट के अंदर हमने एक डिस्कशन फॉरम बनाया है जहां पर आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। क्वेरी कैसे पोस्ट कर सकते हैं, आप वहां पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। नहीं सर टाइपिंग मुश्किल काम है, आप फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। सर मेरा कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी बुकलेट से क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। सर डिस्कशन, और डिस्कशन फॉरम में जो आप लिखते हैं वो आपकी क्लास के बाकी सारे बच्चों को भी नजर आता है कि इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन लिखा है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि जो क्लास के बाकी बच्चे डाउट्स पूछते हैं उससे भी हमें फायदा होता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस बात को फील करता हूं इतने साल की टीचिंग में कि हर साल कोई एक आध बच्चा ऐसा जरूर मुझे मिलता है जो एक नई बात मुझे बताकर जाता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। क्योंकि डिफरेंट ब्रेन्स, डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। तो दूसरा बच्चा जो डाउट पूछ रहा है उससे भी आप सीखते हैं। आप डिस्कशन फोरम पे क्लिक करेंगे, देखेंगे बाकी बच्चों ने डाउट पोस्ट किए हैं, किसने क्या पूछा है, उससे आपको भी आपका जो विजन है वो ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पे कोई क्वेरी आती है हम उसका आंसर करने लग जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप तो मीडियम है ही, आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑब्वियसली मुझे आप टाइम लेकर कॉल कर सकते हैं। अक्सर मैं क्लास में रहता हूं तो एक टाइम फिक्स करके कॉल कर सकते हैं कि सर इतने बजे मैं कॉल पे आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। आप टाइम फिक्स करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम टाइम देते हैं, इस समय आप मुझे कॉल कीजिएगा और हम कॉल पे जो बातें कॉल पे डिस्कस होनी है। इसके अलावा अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना फोन पे डिस्कस हो सकती, ना मैं लिख के आपको समझा सकता, ना ही व्हाट्सएप पे बस समझा सकता हूं। उसके लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल जूम है तो हम लोग उसके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो अब लाइव डाउट सेशन में क्या है, जैसे जूम एप्लीकेशन आजकल तो हर कोई जूम को जानता है। एक समय था जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, हमने 2015 में ऑनलाइन स्टार्ट किया था, उस समय तो जूम एप्लीकेशन मिलती भी नहीं थी, बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशन हम यूज करते थे। समझाना मुश्किल था कि लाइव कैसे समझा जाएगा, लाइव चैटिंग मतलब इंटरेक्शन कैसे होगा, सिर्फ चैटिंग नहीं, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लाइव आप देख रहे होंगे। उस समय लोगों को मुश्किल लगता था समझना, लेकिन आज तो सबको पता है जूम का क्या काम है। तो जैसे जूम है वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हम उन एप्लीकेशंस के थ्रू लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं जिसमें
स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके अपनी क्वेरी पूछते हैं और हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेरीज होती हैं हाथों हाथ आंसर करते जाते हैं, ठीक है। तो और ये जो सेशंस हैं ये ट्वाइस ए वीक हम लोग कंडक्ट करते हैं, और अगर क्वेरीज ज़्यादा आ रही हैं तो सेशन की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रेजुअली जो क्वेरीज हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इस बात को बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, फिर हम लेक्चर को रिविजिट करते हैं, क्या हमने लेक्चर में बात ये डिस्कस नहीं करी। अगर लगता है कि हाँ इस पे इतना एलेबोरेट डिस्कशन नहीं हुआ तो उसके ऊपर एक नया लेक्चर बना देते हैं और वो ऐड कर देते हैं, ताकि वो जो क्वेरी है वो खत्म हो जाए, ठीक है, या बच्चों को प्रॉब्लम कम से कम हो। इसके बाद हमने यहाँ पे वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू मॉक टेस्ट। अब ये एमसीक्यू मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप लॉगिन करते हैं जब, तो आपके अकाउंट के अंदर मॉक टेस्ट लगे, हर चैप्टर के मॉक टेस्ट लगे, और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मेरा पेपर तो सब्जेक्टिव आने वाला है, तो मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं, और वो भी एमसीक्यू फॉर्म में क्यों दूं? उसकी वजह यह है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं आपका कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए एग्जामिनेशन में, और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट को, और उसके लिए हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में दो क्वेश्चन दो आंसर्स एक जैसे लगते हैं, कई बार अक्सर लगते हैं, यार मेरे को ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, मगर डिफरेंस वही कर सकता है वहां पे जो कंसेप्चुअली बहुत क्लियर है। तो एमसीक्यू जो टेस्ट होते हैं वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होते हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और बोलता हूं आपको कि जैसे आगे आप जाएंगे तो आगे जाके अगर कोई बच्चा मास्टर्स की प्रिपरेशन करना चाहता है तो यही वो समय, सेमेस्टर 4 से मास्टर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और मास्टर्स के एंट्रेंस से सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो एक आपको एक थोड़ा सा प्रिपरेशन में भी वहाँ पे हेल्प मिलती है। मगर मेरा जो बिलीफ है एमसीक्यू टेस्ट के ऊपर बहुत फर्म है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, यानी आप दो ग्रुप्स को क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये बच्चा जो है इस कंसेप्ट को जानता है या नहीं जानता। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आंसर लिखते हुए ब्रॉडली आपने ज्यादातर बातें लिख दी, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो वहां पे उतना क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैं एमसीक्यू पे बड़ा फर्म बिलीवर हूं, इसलिए मैं एमसीक्यू टेस्ट ऐड करता जाता हूं बार बार। अभी बहुत सारे टेस्ट लगे हैं वेबसाइट पर, ग्रेजुअली मैं ऐड करता जाता हूं, मुझे नए क्वेश्चन, नए चीजें समझ में आती है, मैं उसका क्वेश्चन बनाकर ऐड करवा देता हूं, अपनी टीम को बोलता हूं ये क्वेश्चन मैंने दिया, इसको ऐड कर दो। अब जैसे ही आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट किया तो हमारे पास हमारे पोर्टल पे उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है, आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने सही किए, कितने गलत किए। और अगर मैं देखता हूँ एक ऐसा पॉइंट है जहां बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, तो जब लाइव सेशन में लेता हूँ उसको डिस्कस करता हूँ या उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ स्पेशली, ठीक है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है जिसका मेरे को बड़ा लगता है बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लर्निंग में और अंडरस्टैंडिंग में और उनकी टेस्टिंग के अंदर भी। इसके बाद क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव होना है तो हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं। अब सब्जेक्टिव टेस्ट का सिस्टम ऐसा है कि हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू हमारा जो टेस्ट है वो आपको व्हाट्सएप पे मेल करते हैं, जिसको जैसे कन्वीनियंस लगता है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ व्हाट्सएप को बहुत कन्वीनियंट नहीं मानते हैं, वो मानते हैं व्हाट्सएप जो है ये सर बहुत मतलब परेशानी की वजह है, तो हम लोग मेल पे भेज देते हैं, जो बच्चा जिस तरह से कंफर्टेबल रहता है। टेस्ट भेजते हैं, बच्चा टेस्ट करता है, उसको उसके सॉल्यूशन को क्लिक करता है, अपलोड करता है व्हाट्सएप पे या मेल पे या वेबसाइट के डिस्कशन फोरम में, जिसको जहाँ करना हो, ठीक है। और उसके बाद हम उसको डाउनलोड करते हैं और उसको चेक करके आंसर्स जो है बता देते हैं, मार्क्स बता देते हैं कि आपने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी। और लाइव सेशन में ऑब्वियसली डिस्कशन होता है इस बात का कि आपने जो टेस्ट दिया था उसमें आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, ये सब डिस्कशंस रहते हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने बताया कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि पास्ट ईयर्स में डीयू ने पूछे हैं या बाकी यूनिवर्सिटीज ने पूछे हैं। और इसके अलावा जो रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस, अभी रीडिंग्स की बात होगी आगे, रीडिंग्स के जो बैक क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। सबको नहीं करते डिस्कस हम रीडिंग से बैक क्वेश्चंस को, कुछ को छोड़ते हैं डेलिबरेटली। इसलिए छोड़ते हैं, छोड़ने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं होगा तो ऑब्वियसली लाइव सेशन तो है ही, वो इसीलिए है ताकि आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं, ठीक है। प्लस जो मैंने बता दिया जो पास्ट ईयर्स में पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, बाद में बोल चुका हूं कि हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया स्टडी मटेरियल के अंदर, उन सब के सॉल्यूशंस हम वीडियोस में देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जी कि हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं, होपफुली आप समझ गए। इसके बाद रीडिंग्स की बात करते हैं। 3 रीडिंग्स हमको यहाँ पे पढ़नी है। पहली है जेएल डेवोर,
ये है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमको स्टैट्स की इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अब इन डेप्थ स्टैट्स तो आपको नहीं पढ़ा सकते, वरना फिर स्टैट्स का ही कोर्स हो जाएगा, इकोनोमेट्रिक्स छूट जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स का यहाँ पे ड्यू ने प्रोविजन किया है, कुछ टॉपिक्स आपको एक बार रिव्यू दिए जाएंगे। वो कौन से टॉपिक्स अभी आगे बताऊंगा आपको, और वो टॉपिक्स जो हैं वो मेनली हमने पढ़ने हैं जेएल डेवोर से। इसके बाद इकोनोमेट्रिक्स की दो कोर रीडिंग है, एक है गुजराती एंड पोर्टर और दूसरी है क्रिस्टोफर डुगर्टी। ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं जो इकोनोमेट्रिक्स हमको पढ़ने। जो गुजराती है मेनली उसका जो पर्पस है वो टेक्स्ट पढ़ाने के लिए है, और जो डेरिवेशंस हैं या प्रूफ्स हैं वो मेनली डुगर्टी में से हैं। कुछ जगहों पे डुगर्टी का टेक्स्ट भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट पढ़ने का जो काम है वो गुजराती से है। और जो डेरिवेशंस हैं और जो बैक क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने कहा एक्सेल के ऊपर हम जो आपको बना रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस डुगर्टी में ज़्यादा मिलते हैं। गुजराती ने अपनी बुक के साथ वो एक सीडी देते हैं जिसके अंदर उन्होंने डेटा दिया है, उस डेटा को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस डेटा को यूज़ करके एक्सेल में डाउनलोड करके आप उसको इजीली मॉडल वहाँ पे बना के टेस्ट कर सकते हैं। मगर क्या होता है, वहाँ पे बहुत डेटा इतना बड़ा होता है, उसको मैन्युअली आप नहीं कर सकते। तो मेरा पर्पज़ आपको सिखाने का ये है, एक्सेल सिखाने का ये है कि आप एक मॉडल को मैन्युअली डेवलप किया और उसके बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक्सेल में सिखा दिया। मान लिया आपने 10 वैल्यूज़ ली सैंपल के अंदर, उन 10 वैल्यूज़ से आपने वैल्यूज़ निकाली मॉडल की, उनके स्टैंडर्ड एरर निकाले, उनका टी स्टैटिस्टिक निकाला, पी वैल्यूज़ निकाली, और फिर चेक कर लिया कि मैंने जो डेवलप किया है क्या वो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। बाकी अदरवाइज नेट पे बहुत डेटा अवेलेबल है सर, आप कितना किसी भी डेटा का आप सीख गए अगर, तो कोई भी डेटा लेकर आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 रीडिंग्स है हमको जो पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने कोर इशू पर, और वो है हमारा सिलेबस। देखिए हम सिलेबस को 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला है रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा डिटेल में इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेकंड, अब यहाँ से सेकंड जो टॉपिक है, यहाँ से इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कैसे डेवलप किया जाता है, वो सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, 2 ही वेरिएबल होते हैं। मल्टीपल में 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, 3, 4, 5। इसके अंदर फिर हम लोग फंक्शनल फॉर्म्स भी पढ़ते हैं। इसके अंदर फिर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात भी करते हैं। अब ये कोर्स के अंदर जब आप पहुंचेंगे तब पता चलेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फ़र्क क्या होता है। जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव है, और जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी सिर्फ क्वालिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे टीचिंग है क्वालिटी है, ठीक है। टीचिंग क्या है, क्वालिटी है। कोई बहुत एक ही छोटी सी बात को बहुत डीप एनालिसिस करके बहुत डिटेल में समझा रहता है, और कोई बहुत बड़ी सी बात को भी उतना अच्छे से नहीं समझा पाता है। कोई वर्कर होता है बहुत लेबोरियस होता है, कोई वर्कर होता है बहुत लेजी होता है। क्वालिटी है, इसको मेजर करना मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे मेजर करते हैं क्वालिटी है या नहीं, तो वो भी एक टॉपिक आएगा इसके अंदर, अभी डिटेल में बताऊंगा आपको आगे। इसके बाद फिर हम जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, तो हम जब मॉडल अपना डेवलप करते हैं, वहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, सभी इकोनॉमिक मॉडल जो होते हैं वो अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। जब तक अजम्पशंस होल्ड करती हैं वो मॉडल वैलिड रिजल्ट देता है। अजम्पशंस फेल हो गई, मॉडल के रिजल्ट भी फेल हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं उसको, CLRM। तो 2 और 3 में पढ़ा हमने CLRM के ऊपर बेस्ड मॉडल कैसे फिट किया जाता है। उसके बाद 4 में हम पढ़ते हैं कि अगर वो अजम्पशंस की वायलेशंस हो जाएं, बहुत सारी अजम्पशंस हैं, उनमें से अगर हम 3 वायलेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे। हम पढ़ेंगे मल्टी कोलिनियरिटी, हम पढ़ेंगे हेट्रोस्किडास्टिसिटी, और हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन। नाम अभी आपको अजीब लगेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है। तो उनकी अगर वायलेशंस हो जाएं तो क्या होगा, उसको उन वायलेशंस को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, उन वायलेशंस के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, और उन वायलेशंस की रेमेडी क्या है, वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, कि अगर हमसे मॉडल ही गलत फिट हो जाए, हमने जो मॉडल फिट किया करना था कुछ और, कर दिया कुछ और, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हाँ वही वाली बात। तो अगर स्पेसिफिकेशन एरर हो जाए हमसे तो क्या होगा, ये 5वां सेक्शन है। तो ये 5 सेक्शंस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब डिटेल में इन सब सेक्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। ये हमको पढ़ना है जेएल डेवोर के चैप्टर 7, चैप्टर 9 और गुजराती के अपेंडिक्स डी से। चैप्टर 7, चैप्टर 9 पूरा नहीं पढ़ना है, जितना डीयू ने प्रेस्क्राइब किया है। आप econ.dsc.org की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना डीयू ने प्रेस्क्राइब किया है वो टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं,
ठीक है। बाकी तो स्टैट्स का पूरा कोर्स होता है सेमेस्टर 3 में आप लोग पढ़ कर आते हैं। इसके अंदर आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पढ़ना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पढ़ना है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ये आपने थर्ड सेम में नहीं पढ़ा था, ठीक है, आपने सिंगल मीन पढ़ा था वहां पे। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है, लार्ज सैंपल के लिए भी और स्मॉल सैंपल के लिए भी। ये पहले लार्ज सैंपल था, अभी आ गया स्मॉल सैंपल के लिए। फिर हमको पढ़ना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब टॉपिक्स हमको रिव्यू ऑफ स्टैट्स में पढ़ने हैं। इसमें से जो लास्ट के 4 टॉपिक हैं, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 में जो दिए हैं, ये जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है इकोनोमेट्रिक्स में, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं नॉर्मल, काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पेपर आप स्टैट्स में, इसके क्वेश्चन स्टैट्स में आप करके आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेरा कहना यह है कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन आएगा, इसका जो चांस है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। ज्यादातर चांस इस बात का है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 2 स्मॉल सैंपल्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल और एफ डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, इसका चांस ज्यादा है। बाकी यहाँ से आगे मैं ग्रीन टिक्स, अक्सर मैं ग्रीन टिक्स लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स एक नया सब्जेक्ट है, और जो बच्चे भी इकोनॉमिक्स की स्टडी में आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हैं या और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो इकोनोमेट्रिक्स का इन डेप्थ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे, यहाँ से जैसे आप आगे जाएंगे आपको ये माना जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, आपको उनके अंदर मॉडल फिट करना आता है, तो हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करना है। इसलिए मैं यहाँ से ग्रीन टिक नहीं लगाऊंगा। इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आपको ये सब टॉपिक्स जरूर आने चाहिए, तभी आप आगे सक्सेसफुली अपने करियर को शेप कर सकते हैं। और सर एक बात बताऊं, आज के टाइम में जब कंप्यूटर्स का ज़माना है तो डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर आप डेटा को एनालाइज करना अच्छे से जानते हैं, तो आपको इतना बढ़िया जॉब मिलेगा जिसके बारे में अभी सोचना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है और इसके थ्रू आप जो डेटा एनालिसिस की पावर जो आपके अंदर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक बात को, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझिएगा, और कोई भी अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, जो आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हाजिर हूँ सर, पूछेगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। ये रेड मार्क इसलिए लगाया मैंने कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब चैप्टर्स में रेड मार्क लगा होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको हर एक चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है कोर इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सर हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये हमको पढ़ना है गुजराती में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, डुगर्टी में चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होते हैं, यानी इन जनरल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यूज आनी चाहिए इन जनरल यूनिवर्स में, पूरी पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। मगर क्योंकि आप जानते हैं अब पूरा डेटा तो हम स्टडी नहीं कर सकते, पूरा पॉपुलेशन स्टडी करना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने बोला जाओ और आप जहाँ रहते हो, मान लीजिए मैं दिल्ली 9 में रहता हूँ, तो दिल्ली 9 में जितने भी घर हैं दिल्ली 9 के अंदर, हर घर के अंदर जाके पूछ के आना उनकी इनकम क्या है, और फिर एक एवरेज इनकम मुझे बताओ कि दिल्ली 9 में रहने वाले लोग जो उनकी एवरेज इनकम कितनी है। सर मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? सोच के देखिए, कर पाऊंगा क्या? कितना मुश्किल काम है ये काम करना, एक एक घर में जाना, डोरबेल बजाना, उनसे इनकम पूछना। को क्यों बताएगा मुझे कोई इनकम अपनी? जो जानते होंगे बता देंगे, जो नहीं जानते होंगे भगा देंगे। तो अब पॉपुलेशन को स्टडी करना एक तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कभी कभी फीजिबल भी नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, हम पढ़ेंगे सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हम कोई भी जब मॉडल डेवलप करते हैं उसके लिए हम एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, जो हमारे अजम्पशंस होती हैं कि जब तक ये अजम्पशंस होल्ड करेंगी हमारा मॉडल वैलिड रिजल्ट देगा। तो हमने यहाँ पर अजम्पशंस ले रखी हैं, वो उनको बोलते हैं क्या, CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये अजम्पशंस यहाँ पे फिर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को डेवलप करेंगे। इसके बाद हमारे पास है गॉस मार्कव थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसके हम हर एक पॉइंट का प्रूफ पढ़ेंगे, और इन डेप्थ प्रूफ है। कम से कम मेरे को लगता है कि शायद 3 घंटे तो मैंने इसी पे खर्च करे हैं, गॉस मार्कव के डेरिवेशंस के ऊपर। मेरे को लगता है 2.5-3 घंटे इस पे खर्च करे हैं मैंने आराम से, ठीक है। इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया। अब वो
बच्चों के ऊपर है, कोई प्रूफ्स को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहते, मगर एक क्वेश्चन प्रूफ एग्जाम में आता है। अगर मैं इकोनोमेट्रिक से सेमेस्टर 4 के एग्जाम की बात करूं, एक क्वेश्चन आता है जरूर प्रूफ का, ठीक है। तो इसलिए इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने दिल खोल के इसमें टाइम लगाया है। और फिर भी अगर आपको लगेगा कि हाँ सर ये पॉइंट और डिस्कस करना है, तो सर मोस्ट वेलकम, आप आइए पूछिए, ठीक है। इसके बाद मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये जो हमने एसआरएफ, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एसआरएफ बोलते हैं, एसआरएफ जो हमने बनाया, इसके जो पैरामीटर, इसके जो स्टैटिस्टिक हैं, मतलब पॉपुलेशन को बोलते हैं पैरामीटर। जैसे हम मॉडल लेते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a और b पॉपुलेशन में है तो पैरामीटर है, सैंपल में तो स्टैटिस्टिक है। तो इनकी सैंपल से वैल्यूज निकालने को बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, इनको इसलिए बोलते हैं OLS एस्टिमेट्स। ये प्रोसेस क्या है, उसकी डेरिवेशन भी हमने डिस्कस करी है डिटेल में, और उसके बाद इस OLS के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, और यहीं से एक्सेल का काम शुरू हो जाता है। आपको सैंपल मिला, उस सैंपल को आपने मैनुअली सॉल्व करा, आपने जो स्टैटिस्टिक है OLS एस्टिमेट्स निकाले, और फिर एक्सेल में फीड करा डेटा और चेक करा मैंने जो निकाला है क्या वो सही है या नहीं। जो आपने स्टैटिस्टिक निकाले हैं OLS एस्टिमेट्स, उनके स्टैंडर्ड एरर, उनके टी स्टैटिस्टिक, उनके पी वैल्यूज, वो सब हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर एक्सेल में डाल के चेक करते हैं हमने जो निकाला है और यहाँ जो आंसर आ रहा है सही है कि गलत है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आजकल सॉफ्टवेयर का, इजीली काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का आगे रोल शुरू होता है। हम उसके बाद वो हमने जो रिजल्ट निकाला वो वैलिड है या नहीं है स्टैटिस्टिकली। देखो दो चीजें हैं, इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, एक जनरल मॉडल की बात करता हूं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड फॉल करनी चाहिए, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या पढ़कर आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अब जब आप मॉडल फिट करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रही है। अरे एक ऐसे कैसे हो गया, तो वहां पे फिर हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग पहले करते हैं, क्या स्टैटिस्टिकली ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता भी है या नहीं, फिर बाद में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आप वैसे तो स्टैट्स में पढ़कर आते हैं, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में रिव्यू स्टैट्स में फिर से आपको क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि ये मॉडल जो है, मोटा मोटे तौर पे अगर देखें, अगर ब्रॉडली देखें तो ये मॉडल जो है कितना सही है, इसको आर स्क्वायर बोलते हैं। देखो बड़ा बेसिक टूल है ये, खैर इसके ड्रॉबैक्स हैं, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल का आर स्क्वायर आ रहा है 0.8 और दूसरे का आर स्क्वायर आ रहा है 0.95, तो जिसका आर स्क्वायर 0.8 आ रहा है उसका मतलब यह है कि जो y में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें जो चेंज आ रहा है उसका 80% रीजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसका आर स्क्वायर आ रहा है 0.95 उसका मतलब यह है कि y में यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसका 95% रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या समझे इस बात से कि जो सेकंड मॉडल है जहां पे आर स्क्वायर 0.95 है वो ज्यादा वैलिड रिजल्ट देगा आपको, कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादातर 95% चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आ रहे हैं, और दोनों का डेटा हमारे पास है। तो आर स्क्वायर ज्यादा होने पर हमको एक एहसास होता है कि हमारा जो मॉडल है वो ठीक है, आर स्क्वायर कम होने पे लगता है यार मॉडल उतना ठीक नहीं है। खैर इसके बहुत सारे इफ एंड बट हैं जो हम आगे जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, मैंने आपको ब्रीफ आइडिया जैसे अभी। इसके बाद एक नया कंसेप्ट है एनोवा टेबल, वो क्या होती है वो यहाँ पे सीखेंगे। स्टैट्स में आप थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एनोवा टेबल, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नहीं पढ़ते, अदरवाइज जो स्टैट्स पढ़ते हैं उन्होंने डिटेल में पढ़ा होता है नोवा टेबल। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है नोवा टेबल का इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, उतना डेप्थ 2 वे 3 वे वगैरह सब बातें नहीं है जो हम स्टैट्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है नोवा टेबल का, ठीक है। इसके बाद अब चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए मान लीजिए आपने x और y की वैल्यूज ली थी, ठीक है, अब x की वैल्यूज आपने डबल कर दी, जो भी थी उनका 2 टाइम्स कर दिया, उसका अब असर y पे क्या पड़ेगा। ये x की सब वैल्यूज में आपने एक कांस्टेंट नंबर अल्फा ऐड कर दिया, उसका असर y पे क्या पड़ेगा। जब आपने डबल कर दिया या उसको स्केल अप कर दिया, वो चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं, या स्केल डाउन कर दिया, हाफ कर दिया तो चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं, और अगर वहां पे आपने कुछ प्लस कर दिया या माइनस कर दिया उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो उनका असर क्या पड़ेगा मॉडल के ऊपर, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आपने डेटा लिया, मॉडल फिट किया, x की वैल्यूज को डबल कर दिया, फिर दोबारा आंसर निकाला, ये एक्सेल में चेक कर लिया, मैंने आपको सिखाऊंगा जहां पे एक्सेल में कैसे चेक करते हैं, इजीली आपको मालूम हो जाएगा क्या असर पड़ रहा है।
हम थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे इसका असर क्या पड़ता है, उनकी डेरिवेशन है वो डेरिवेशन डिस्कस करिए। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर x में हमने x को हमने k टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तो उसका y पे क्या असर पड़ता है, बीटा बीटा टू पे क्या असर पड़ता है, जो हमारे OLS एस्टिमेट्स उन पे क्या असर पड़ता है, ये आपको वर्बली मालूम होगा और फिर आप कैलकुलेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की डेरिवेशन है और साथ में इसके ऊपर क्वेश्चन है। इसके बाद है फोरकास्टिंग। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोरकास्टिंग। ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी ने बोला कि दिल्ली में रहते हो भैया, जाओ और दिल्ली के जितने भी लोग हैं उन सबका इनकम आप चेक करके आओ। मान लीजिए आपको ये कहा गया, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं और मान लीजिए आप सब लोग एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह आप लोग रहते हैं और आप सब स्टूडेंट्स क्लास में आप 50 बच्चे हैं और आपको ये टास्क दिया गया। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा जो एक एक घर में चला जाएगा। हर बच्चा क्या करेगा, अपने नेबरहुड में और थोड़ा सा रैंडम कुछ डेटा लेकर एक मॉडल बना लेगा। ठीक है, पहले बच्चे का डेटा कुछ और है, दूसरे का कुछ और, तीसरे का कुछ और, चौथे का कुछ और, ऐसे 50 बच्चों का डेटा कुछ और है। तो ऑब्वियसली उनके जो OLS एस्टिमेट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। और ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि x की सपोज एक वैल्यू है 10 फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोल रहा हूं, उस 10 वैल्यू के लिए y ऑन एन एवरेज क्या होगा, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि उनका डेटा अलग है। ठीक है, तो वो जो अलग अलग y के आंसर्स आएंगे, उन y के आंसर्स का क्या मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बना सकता हूं? जी हां, बना सकता हूं। फोरकास्टिंग में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें अलग अलग डेटा लिया और उन अलग डेटा के ऊपर सेम प्रोसेस से मॉडल फिट किया तो ऑब्वियसली हमारे जो वैल्यूज आएंगे OLS एस्टिमेट्स की वो अलग अलग आएंगी। तो उसके बेसिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट आएगी। उन वैल्यूज का हम अगर बनाना चाहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो कैसे बनाते हैं यहाँ पे सीखने वाले हैं फोरकास्टिंग में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको रियल लाइफ में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, जो आप डेटा स्टडी करते हैं उसके ऊपर इजीली अप्लाई किया जा सकता है इसको। इसके बाद लास्ट टॉपिक है और वह है रिवर्स रिग्रेशन। ये क्या है? हमारा सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट है x, तो हमने मॉडल फिट किया y ऑन x। अगर मैं उल्टा कर दूं, x को बना दूं डिपेंडेंट, y को बना दूं इंडिपेंडेंट, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रिग्रेशन। ऐसा करने पर क्या होगा वो यहां पढ़ेंगे, रिवर्स रिग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा बस फॉर्मुलेस का हेरफेर है, बाकी अदरवाइज ऑब्वियसली रिजल्ट्स अलग आएंगे। OLS एस्टिमेट्स के रिजल्ट एकदम अलग आएंगे, उनके रिजल्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से आपस में वो कनेक्टेड हैं, वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से वो क्या कहते हैं, बजरंग बली मेरी नाव चली, यहां से हमारी जो बोट है वो चल पड़ती है। ठीक है, इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट में हमारी जो बोट है वो इस टॉपिक से चल पड़ती है और यहाँ से हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। भाई सब्जेक्ट पढ़ के मजा आ गया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है मगर इंटरेस्टिंग है, हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा, जो आप कोई भी ऐसे दो वेरिएबल जिनका आपस में आपको लगता है रिलेशनशिप है, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। डेटा लो, स्टडी कर लो। ठीक है जी, तो अब ये जो टॉपिक है, इसके बाद हम ग्रेजुअली सब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं, ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। इसके बाद आता है सर हमारे पास, मैंने रेड मार्क लगा दिया, मैंने बोला था कि इस टॉपिक में ग्रीन मार्क नहीं लगाने वाला हूं क्योंकि मेरी नज़र में यहाँ से आगे हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक में मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर रिकॉर्ड करें, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया है और मैं यही चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि आप भी डिटेल में इसको पढ़ें और किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरी आती है पूछिए, प्लीज घबराइएगा नहीं, पूछिएगा। तो अब यहां से आगे आता है सर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन। ये जो चैप्टर है हमको पढ़ना है गुजराती में चैप्टर नंबर 4 से और डुगर्टी में चैप्टर 3 के कुछ सेक्शंस हैं। डुगर्टी चैप्टर 3 में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ यहाँ पढ़ेंगे कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बुक्स का सीक्वेंस अलग है। हम प्राइमरीली गुजराती के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। ठीक है, तो बाद में बता दूं, हम प्राइमरीली गुजराती का जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो कर रहे हैं और डुगर्टी के टॉपिक्स जहां जहां पे जो कनेक्टेड है वहां पे उनको ऐड करके पढ़ रहे हैं। तो इसके में हमको यहाँ पे भी पढ़ना है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, मल्टीपल वेरिएबल्स का। मल्टीपल रिग्रेशन मतलब क्या होगा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होगा मगर इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा होंगे। सिंपल में क्या था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडेंट तो एक ही रहेगा, इंडिपेंडेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा डेटा आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जो डेटा हैंडलिंग वाला क्वेश्चन आएगा वो 3 वाला आएगा, लेकिन जहां इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में, अच्छा मैं उसमें बोलना भूल गया, सिंपल रिग्रेशन में अभी याद आया तो बोल देता हूं। हम जब मॉडल फिट करते हैं उसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो हम जिनका मैंने नाम लिया था इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, सिंपल में भी और मल्टीपल में भी।
जहाँ पे एक ही वेरिएबल का रिलेशनशिप है दूसरे से तो सिंपल में टेस्ट करा, और जहाँ मल्टीपल का रिलेशनशिप है वहाँ पे उसको मल्टीपल में टेस्ट करते हैं। तो जहाँ कैलकुलेशन की बात आएगी तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल वाले ही हैं, उससे ज़्यादा आप हैंडल नहीं कर पाएंगे मैनुअली, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। मैंने बताया आपको अभी सेमेस्टर 4 में सॉफ्टवेयर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स वाले आते हैं, एक डिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन वाले। इंटरप्रिटेशन जहां पे होती है, इंटरप्रेट करना है कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के लिए क्या चाहिए सर, इकोनॉमिक्स चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में माइक्रो और मैक्रो की नॉलेज बहुत क्रूशियल है, ठीक है जी, क्योंकि मैं 25 साल से मैथ्स स्टैट्स के साथ माइक्रो मैक्रो भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए सब्जेक्ट इजीली पढ़ाता हूं। तो जो कोर मैथ्स के टीचर होंगे वो यहां अटक जाएंगे जाकर। माइक्रो मैक्रो की नॉलेज बहुत क्रूशियल है इसके अंदर, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था मॉक टेस्ट में, ब्लैक एंड व्हाइट करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत क्रूशियल है। तो माइक्रो मैक्रो की नॉलेज यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। जब हमको एनालिसिस करना होगा, जब हमको हाइपोथेसिस सेट करना होता है कि ऑल्टरनेटिव क्या सेट करें, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये आपने जो हाइपोथेसिस सेट किया इसमें ये क्यों किया, क्योंकि उसका इकोनॉमिक नोशन क्या है। हाइपोथेसिस जब भी हम सेट करते हैं इकोनॉमिक नोशन से करते हैं कि इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो उसका यहाँ पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है इकोनॉमिक नोशंस का, सिंपल में भी और मल्टीपल में भी। मैं बता रहा था कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 वेरिएबल्स वाली आएगी, 1 डिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा एनालिसिस में तो सर 5 भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, कई कई जगह तो 7 भी हैं, ठीक है। तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसके बाद जैसे वहां पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम कंक्लूड करना चाहते हैं रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल में क्या था, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। तो प्राइस डिमांड पे असर डाल रही है कि नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि डिमांड के ऊपर प्राइस का असर भी पढ़ना चाहते हैं, साथ में इनकम का भी पढ़ना चाहते हैं कि जो डिमांड है वो प्राइस से भी इफेक्टेड है, इनकम से भी इफेक्टेड है। अगर ऐसा मॉडल फिट करना है तो मल्टीपल के अंदर आ जाएगा। अब इस मॉडल के अंदर जो मल्टीपल में हम पढ़ रहे हैं, जहां पे प्राइस का इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, इनकम का इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम जब टेस्ट करते हैं तो इंडिविजुअली भी टेस्ट करते हैं प्राइस का इफेक्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, इनकम का इफेक्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, और उसके बाद उनका जॉइंट इफेक्ट भी स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या हम, ओवरऑल टेस्टिंग ऑफ द मॉडल, ठीक है। इसके लिए आर स्क्वायर यूज करते हैं, जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फिर एक आर स्क्वायर के साथ एक नया कंसेप्ट आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। अभी कंसेप्ट तो क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस नाम बता रहा हूं। तो वो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, कहां पे कौन सा यूज करना चाहिए, कब एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज है, वो यहाँ पे डिस्कशन है डिटेल में, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी। फिर यहाँ पे भी एनोवा टेबल है, काफी कुछ वैसी है जैसी सिंपल में पढ़ी थी, कुछ चीजें नहीं है। फिर मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डी स्क्वायर, इसमें क्या पढ़ते हैं, आपने 2 मॉडल फिट करे। एक मॉडल में आपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिनको बोलते हैं, x1 x2। एक मॉडल में आपने 4 लिए, x1 x2 x3 x4। उन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। ऐसा नहीं है ना कूड़ा कचरा भर लो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहो कि ज्यादा वेरिएबल ऐड करने से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीजें ज्यादा महंगी हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं, कुछ को ऐसा लगता है जो ज्यादा सस्ती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। दोनों की अपनी सोच है, ठीक है, दोनों अपनी जगह सही गलत हो सकते हैं। हम यहां पे ये टेस्ट करते हैं कि किसी ने अगर कंजूसी से कुछ ही वेरिएबल लिए हैं और किसी ने दिलदारी से बहुत ज्यादा वेरिएबल लिए हैं, तो कौन ज्यादा सही है, कम वेरिएबल वाला मॉडल सही है या ज्यादा वाला मॉडल सही है। उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर्स में, ठीक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको इसका। फिर यहाँ भी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन है। फिर यहाँ पे अगर हमारे पास 2 सपोज हमने OLS एस्टिमेटर्स लिए हैं, β2, एक हमने मॉडल बनाया सपोज y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2 β3 x3 प्लस एरर। तो β2 और β3 क्या सेम है या डिफरेंट है, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, इक्वालिटी टेस्टिंग, उसका भी एक मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे डिस्कस किया हमने, ठीक है। रेड मार्क लगा दिया उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और सर मैंने सब पे रेड मार्क लगाया है क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को इतने सालों में पढ़ाते हुए जानता हूं कि जो बच्चे इकोनोमेट्रिक्स को अच्छे से हैंडल करते हैं वो आगे जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है या जब उनको जॉब के लिए जाना होता है तो वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने का आज के टाइम पे जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप डेटा हैंडलिंग अच्छे से सीख जाएं। तो डेटा एनालिसिस बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फंक्शनल फॉर्म। यहाँ बहुत सारी वैरायटी है जो हमको अलग अलग तरह के मॉडल्स पढ़ने। अभी सिर्फ नाम लूंगा क्योंकि अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है वो, जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ये हमको गुजराती के चैप्टर 5 से और डुगर्टी चैप्टर 3, मैंने बताया था डुगर्टी चैप्टर 3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अलग जगह पे जहाँ जो टॉपिक आएगा वहाँ डिस्कस करें, क्योंकि हम प्राइमरीली गुजराती के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, अगर हम वेरिएबल्स लॉग फॉर्म में ले आए, लॉग वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग एक्स, वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में ले आए, दोनों जगह लॉग लगा दिया, इसको बोलते हैं क्या, डबल लॉग मॉडल। मल्टीपल रिग्रेशन में आ जाएगा अगर लॉग वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग x1 प्लस बीटा 3 लॉग x2। ठीक है, तो मल्टीपल लॉग लीनियर हो सकता है, लॉग लीन हो सकता है। एक रह गया कॉप डगलस, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कॉप डगलस फंक्शन, उसकी डेरिवेशन और उसका एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बच्चों चेंज ऑफ स्केल है, क्यों है भाई, क्यों है, यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे उस बात को। ठीक है, तो कॉप डगलस की बहुत सारे फीचर्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर अल्फा है, अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एल पावर अल्फा के पावर बीटा, तो एल पावर जो अल्फा है वो अल्फा क्या शो करता है, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, बीटा शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। मैंने वैसे माइक्रो की क्लास में भी इस बात की डेरिवेशन दे रखी है। ठीक है, माइक्रो में डेरिवेशन दे रखी है, लेकिन अक्सर बच्चे सिर्फ इस बात को रट के आते होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो यहाँ उसका एनालिसिस है क्यों है ऐसा, और स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग है, क्या ये वैलिड है या स्टैटिस्टिकली या इनवैलिड है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इसके बाद जैसे मैं बोल रहा था, हमने मॉडल लिया लॉग वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग एक्स, अगर एक जगह लॉग लिया लॉग वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स लॉग लिन, या y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग एक्स, एक्स में लॉग लिया y में लिया लिन लॉग। ठीक है, तो ऐसे मॉडल्स हैं। रेसिप्रोकल मॉडल जहां पे y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू 1 बाई एक्स, एक्स को 1 बाई रेसिप्रोकल फॉर्म में लिया है, अगर 1 बाई एक्स का क्या असर पड़ता है, ये बहुत काम आता है इकोनॉमिक्स में, इस मॉडल के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक प्राइमरी एप्लीकेशन जो है मैं आपको बता देता हूं, और वो है फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व में आप पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उसको यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो इसका एक तीन एप्लीकेशन है प्राइमरी यहाँ पर, मेनली यहाँ पे 3, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो है फिलिप्स कर्व की। एक एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है, ठीक है, और एक कंजम्पशन के ऊपर भी एक रिलेशनशिप है। जो हमने तीनों इकोनॉमिक थ्योरीज को देखिए, जहाँ जहाँ पे जो इकोनॉमिक मॉडल लगता है मैंने सबको डिटेल में डिस्कस किया लेक्चर्स के अंदर, ताकि क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है ना जहाँ पे इकोनॉमिक्स का बहुत यूज़ है, मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको। तो पढ़ने का तो बच्चे कहने लगे कि सर ये मॉडल हमने डिस्कस नहीं किया था। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं भी हैं, तो भी मेरे को पता है कि ये मॉडल यहाँ पे लगते हैं, तो मैंने उनको भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। देखिए एक बात बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक बात तो हर कोई जानता है कि सिगरेट स्मोकिंग जो होती है वो इंजरियस टू हेल्थ है। ठीक है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत सारे बीमारियां लग जाती हैं, और ये 100% सच है। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं बीमारी लगनी है, बच नहीं सकते। सवाल ये है कि अगर वो सिगरेट स्मोकिंग बढ़ाते हैं तो उनकी हेल्थ की डिग्रेडेशन का रेट क्या है, ज़्यादा स्मोकिंग करने वालों को किस रेट से डिग्रेडेशन होगा, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन में। रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो उनका एनालिसिस यहाँ पे हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल में। फिर रिग्रेशन टू ऑरिजिन, अगर हमारे पास ऐसा मॉडल है y इज इक्वल टू बीटा एक्स, जहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म जो होती है बीटा 1 वाली वो नहीं है, उसको रिग्रेशन टू ऑरिजिन बोलते हैं। कब लगना चाहिए, किन सर्कमस्टांस में लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, लगा देंगे तो क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या है थ्रू ऑरिजिन और विदाउट ऑरिजिन वाले में क्या डिफरेंस है, कौन से इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो रिग्रेशन टू ऑरिजिन पे बेस्ट फिट होते हैं। ठीक है, ये सब का डिस्कशन है। उसके बाद रिग्रेशन ऑन स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स। अब आप समझेंगे स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट याद है आपको, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, z निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो अगर मेरे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी नॉर्मलाइज फॉर्म में, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म में है, इसी फॉर्म में जो मैंने बताया आपको, तो रिग्रेशन मॉडल फिट करने पर रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर मैंने डीएससी के एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में आते हुए देखा है, और अक्सर क्वेश्चन बच्चे वहां पे गलत आंसर कर रहे थे क्योंकि पढ़ के नहीं जाते स्टैंडर्ड नॉर्मल को, कभी भी उनको पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने।
ठीक है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह उसका आंसर करने लग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का है, उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। तो इसलिए इसका डिटेल डिस्कशन है, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर है आपको यहाँ मिलेगा। मैंने बताया रेड मार्क्स सब पे है, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे लिए तो। ओके जी, डमी वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटी डिफरेंशिएट करनी है कि क्या ये जो वर्कर है ये हार्ड वर्किंग है या लेजी है, क्वालिटी कैसे आप मेजर करते हैं, उसके लिए हम डमी वेरिएबल यूज करते हैं। आप क्वालिटी वेरिएबल यूज कर सकते हैं जेंडर के लिए, आप यूज कर सकते हैं रेस के लिए, रीजन ऑफ रेजिडेंस के लिए, आप यूज कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्कर के लिए, बहुत जगह यूज करते हैं। तो कैसे ऐसा मॉडल फिट करते हैं हम डमी वेरिएबल्स के साथ, और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, कौन कौन से इकोनॉमिक मॉडल जो हैं वहां पे डमी वेरिएबल्स को यूज करना होता है, ये सब यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, अच्छा गुजराती चैप्टर 6 और डुगर्टी चैप्टर 5 में से पढ़ना है। एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को परेशान कर रहा होता है, ठीक है। और मुझे याद है, अब तो खैर बात पुरानी हो गई, मुझे याद है बहुत सारे जब सब्जेक्ट नया आया था ना डीयू में, बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर ये चैप्टर पढ़ाते नहीं थे, छोड़ दिया करते थे। क्योंकि देखो क्या है कि मतलब जब सब्जेक्ट नया नया आया था उन लोगों ने कभी पढ़ा था अपने टाइम पर, लेकिन छूट गया, फिर उसके बाद दोबारा से सब्जेक्ट सामने आ गया तो उसको पढ़ना पढ़ाना फिर मुश्किल काम था। तो मुझे याद है इस चैप्टर को लेकर इसका जब टेस्ट होता था तो उस समय बच्चे बड़े क्लास में, पूरी क्लास भर जाया करती थी, दूर तक बच्चे बैठे होते थे कि सर डमी में पढ़ाना है आपने, पढ़ने आना, मैं तो आता ही नहीं बिल्कुल भी, टेस्ट होगा तो कैसे आंसर करूंगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं सर ने। तो ये मुझे याद है वो चैप्टर था जिसको लेकर बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। अभी तो खैर टाइम बदल चुका है अब, क्योंकि इतने साल हो गए डीयू में पढ़ाते हुए, तो बहुत सारे टीचर्स बहुत डिटेल में कॉलेज में ही पढ़ाते हैं इसको। लेकिन एक समय की बात मैं कर रहा हूँ, एक समय था ऐसा जब इस चैप्टर को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी रहा करती थी बच्चों को लेकर। जैसे ही अनाउंस कर दो इस क्लास में डमी पढ़ाने वाले हैं सर, तो कतार लग जाती थी, पूरी क्लास भर जाया करती थी दूर तक। खैर वो भी ज़माना था, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ अब हमारे सामने हमारा कैमरा है, हमारा लैपटॉप है, वही हमारा स्टूडेंट है। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंस करेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, कैसे मॉडल फिट करते हैं। फिर मॉडल्स होते हैं एनोवा मॉडल, ये एनोवा मॉडल है, वो एनोवा टेबल थी। डिफरेंस है, डिफरेंस चैप्टर के अंदर समझाऊंगा। एनोवा मॉडल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे एक क्वालिटी वेरिएबल है या एक से ज़्यादा क्वालिटी वेरिएबल्स हैं, तब क्या करेंगे, उनके इंट्रैक्शन इफेक्ट्स हैं हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर क्वालिटी और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक साथ हैं, ठीक है, जैसे आप स्टडी करना चाहते हैं कि आप देखिए एक बात समझे कि आपकी जो इनकम है, इनकम के ऊपर एक तो इफेक्ट करता है, एक तो इफेक्ट होता है कि आप किस जगह रहते हैं, रीजन ऑफ रेजिडेंस का असर होता है इनकम के ऊपर, ठीक है। इनकम के ऊपर असर होता है कि आपकी आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है या नहीं है। इफ यू हैव दैट डिग्री आपकी इनकम ज़्यादा होती, नहीं है तो कम होती। आपकी इनकम पे असर होता है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको। तो ये जो आप रीजन ऑफ रेजिडेंस की बात करें ये क्वालिटी वेरिएबल है। एक डिग्री की बात करें, डिग्री है या नहीं है, ये क्वालिटी है। लेकिन जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो इन दोनों को अगर एक साथ हमने फिट करना है मॉडल के अंदर और उनको उनके इफेक्ट को स्टडी करना है, इनकम पे क्या असर आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एनकोवा मॉडल है, ठीक है। तो हम एनोवा मॉडल पढ़ने वाले हैं, एनकोवा मॉडल पढ़ने वाले हैं, डमी वेरिएबल ट्रैप बताता हूं अभी। तो एनोवा एनकोवा बताया, एनोवा वह है जहां पे सिर्फ एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल सिर्फ डमी है, ठीक है, और एनकोवा वह है जहां पे एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल डमी भी हैं और डमी मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव भी हैं, सॉरी डमी मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल, उल्टा बोल दिया, डमी मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल, जहां पे क्वालिटेटिव भी है और साथ में क्वांटिटेटिव भी है, वो एनकोवा मॉडल के अंदर है। अब बेंचमार्क कैटेगरी क्या होता है, जिसके कंपैरिजन, जिसको हम जिसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह दें कि जो नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं या जो ईस्ट दिल्ली रहते हैं या साउथ दिल्ली रहते हैं, वेस्ट दिल्ली रहते हैं, तो इनमें से एक को बना देंगे बेंचमार्क। तो नॉर्थ के कंपैरिजन में अगर हम सबको चेक कर रहे हैं तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, बेंचमार्क, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। इसको डिटेल में समझना होता है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है बेंचमार्क के ऊपर, डमी वेरिएबल ट्रैप पे लेक्चर है। अभी आप समझ पाएंगे डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक ऐसी सिचुएशन है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। खैर आप तो पढ़ गए इकोनोमेट्रिक्स, तो आप ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ते तो उनको अगर ऐसा मॉडल बना दें तो जिसमें जो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए, नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डमी वेरिएबल ट्रैप है। इंट्रैक्शन इफेक्ट्स, अगर एक से ज़्यादा डमी है उनका आपस में एक दूसरे पे क्या असर पड़ता है, इंट्रैक्शन इफेक्ट्स।
फिर चाउ टेस्ट फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, अगर डेटा में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगी, जैसे आप एक बड़ा फेमस एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ क्लास में, 1991 में इंडिया में क्या हुआ, इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसी उसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया। उससे पहले हम प्रो सोशलिस्ट थे, उसके बाद हम प्रो कैपिटलिस्ट हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ। पहले हम जो थे सोशलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इस 1991 के बाद हम कैपिटलिज्म की तरफ मुड़ गए एकदम से, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से पूरी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है वो बदल गया है, ठीक है। अब बिहेवियर बदल गया तो उसका ऑब्वियसली जो उसका जो असर है हमारी जीडीपी पर साफ नजर आएगा। तो अगर ये तो एक क्लियर था कि हमें नजर आ रहा है कि 91 में एक शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर नजर ना आए, हमको चेक करना हो कि क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ या नहीं हुआ, उसको कैसे टेस्ट करते हैं? उसके दो रास्ते हैं, एक चाउ टेस्ट है और दूसरा डमी वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे चाउ टेस्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे डमी वेरिएबल एज ऑल्टरनेटिव टू चाउ टेस्ट, ठीक है, उनको डिटेल में डिस्कस किया। और फिर सीजनल वेरिएशंस, सीजनली जो चेंजेस आते हैं उन सबका डिस्कशन है, ये भी हम डमी वेरिएबल्स की हेल्प से इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं कहूंगा मैं, एक जमाने पे बच्चे मानते रहे मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग जरूर है, एक नया टॉपिक है। ओके जी, इसके बाद ये मॉडल सिलेक्शन, वैसे मैंने सिलेबस में इसका नंबर 5 दिया था कि अगर हमने मॉडल गलत फिट कर दिया तो, लेकिन मैंने बोला हम प्राइमरीली गुजराती का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो गुजराती में चैप्टर नंबर 7 पे है, हम 5 6 ऐसे चलते हैं ना, 2 3 4 5 6 तो 7 में पहले पढ़ा रहा हूँ, गुजराती में पहले, ठीक है। और डुगाटी में चैप्टर 6 पे है ये। इसमें अगर हमने मॉडल में कोई एक वेरिएबल छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट वेरिएबल छोड़ दिया तो अंडर फिटिंग, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर लिया तो ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग के क्या कंसिक्वेंसेज हैं, ओवर फिटिंग के क्या कंसिक्वेंसेज हैं, इन सबको हमको यहाँ पे टेस्ट पढ़ना है, और उनके कुछ टेस्ट हैं, अंडर फिटिंग को चेक करने के बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्ट को हमको स्टडी करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, मगर छोटा है और आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है रिलेटिवली, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इसका साइज बहुत छोटा है और थोड़ा सा आसान भी है। इसके बाद आता है मल्टी कोलिनियरिटी, यानी ये तब लगता है अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं राइट साइड पे, डिपेंड, जिनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर दो या दो से ज्यादा हैं, उन वेरिएबल्स में अगर आपस में कुछ कोरिलेशन हो तो उसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। उसको कैसे पता लगाते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं और उसके रेमेडी क्या है, वो सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अब शुरू हो जाती है वायलेशंस ऑफ CLRM। हमने अज्यूम किया होता है वहां पे कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है, अगर हो गई तो क्या होगा, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है उसका, कंसिक्वेंसेस क्या है, डिटेक्शन कैसे करते हैं और रेमेडी क्या है। इसी तरह से अगली वायलेशन है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। हम मानते हैं जो हमारा एरर टर्म है, उस एरर टर्म, अब एरर टर्म के ऊपर डिटेल डिस्कशन सिंपल रिग्रेशन के अंदर, मल्टीपल के अंदर आपको मिलेगी वहां पर स्टार्टिंग में, एरर टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एरर टर्म का वेरिएंस हम मानते हैं कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं होमोस्किडास्टिसिटी। होमो यानी कांस्टेंट, स्किडास्टिक मतलब वेरिएंस, ठीक है। हम मानते हैं कि एरर वेरिएंस कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट ना हुआ, अगर वही वेरिएबल हो गया तो हेट्रो, पढ़ते ना होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अगर वेरिएंस हेट्रो हो गया, हेट्रोस्किडास्टिक, तब क्या होगा, उसका कंसिक्वेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कंसिक्वेंस क्या है, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं और उसके रेमेडियल मेजर्स कैसे टेस्ट करने के, उसको चेक करने के बहुत सारे टेस्ट हैं जो मैंने नाम नहीं लिखे यहाँ पे। पार्क टेस्ट, पहले ग्राफिकल मेथड से टेस्ट करते हैं, पार्क टेस्ट, ग्लेसर टेस्ट, वाइट्स जनरल हेट्रोस्किडास्टिसिटी टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ब्रूश पागन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं जिन सब के प्रोसेस हमको समझने एक बार एक एक करके। और फिर लास्ट में समझेंगे रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, कैसे अगर हेट्रोस्किडास्टिसिटी है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है मॉडल को। हम पढ़ रहे हैं गुजराती चैप्टर नंबर 9 से और डुगाटी चैप्टर नंबर 7 से। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चों जिसको बोलते हैं हम ऑटो कोरिलेशन, गुजराती चैप्टर 10, डुगाटी चैप्टर 12 में है ये। ऑब्वियसली जैसे अब तक हमने ये भी वायलेशन है CLRM की, ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसको चेक कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, डार्विन वाटसन डी टेस्ट, H टेस्ट, ब्रूश गॉडफ्रे जनरल टेस्ट, रन्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमको पढ़ने हैं। और इसके बाद रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, अगर मॉडल ऑटो कोरिलेशन से सफ़र कर रहा है तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स हैं तो मैं अभी आपको बोलूंगा अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट जब पढ़ लेंगे तब समझ में आता है कि क्या कहानी है, इसलिए डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। तो सिलेबस मैंने आपको बताया क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस के अंदर, और हमने हर एक टॉपिक के ऊपर, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, डिटेल्ड में वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करी, हर एक टॉपिक के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें से ज़्यादातर हमने अपने वीडियोस में सॉल्व करें, कुछ छोड़ते हैं हम लोग ताकि आप सॉल्व करें और आप फिर हमसे ना हो पाए तो आप हमारे साथ डिस्कस करें डाउट सेशंस में।
ठीक है, और इनके क्वेश्चंस की कलेक्शन पीडीएफ में भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सब कोर्स करने के बाद इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स आपके लिए जैसे होता है कि किंडरगार्टन स्टफ, बच्चों का खेल, वैसा हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और इतने सालों में पढ़ाते हुए, इतने ईयर से हो गए पढ़ाते हुए, तो ऐसा अक्सर हुआ है जहाँ बच्चों ने उसके बाद बोला कि हाँ सर, हम ये आपसे पढ़ने के बाद अब कोर्स हमारे को बहुत इजी लगता है, और यहाँ से आगे भी जहाँ जहाँ पे हम हैं, बहुत जगह पे होते हैं आजकल बच्चे, इतने साल हो गए तो बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अब उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अक्सर जब चर्चा होती है बताते हैं, सर आपने जो ये बात समझाई थी उसका हमने यहाँ यूज़ किया, उसको हमने वैसे वहाँ यूज़ किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी हमने किसी की लाइफ में कुछ चेंज कर पाए। तो ये है सर सब्जेक्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और अपना बताया कि हम लोग क्या आपको देने वाले हैं। ठीक है, आपके हमने अभी भी कोई क्वेरी है, कोई बात आप जानना चाहें कि आपको लगे कि हाँ ये अगर एक बात और मैं सर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो देखिए नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कॉल करना मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि अक्सर मैं कई बार क्लास में होता हूँ तो कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। आप कॉल करेंगे तो अगर मैं फ्री हुआ तो ज़रूर पिक करूँगा, नहीं हुआ तो मैं फिर उसके बाद वापस कॉल बैक करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो व्हाट्सएप करेंगे तो ऑब्वियसली मैं तुरंत आपको आंसर कर दूंगा, जैसे ही व्हाट्सएप में पढ़ता हूँ, जैसे मैं फ्री होता हूँ व्हाट्सएप पढ़ता हूँ और उसके बाद आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी कथा हुई जी समाप्त। इसके बाद जैसे मैंने बताया कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, राइट? ठीक है जी, ओके, थैंक यू।